सर्दियों की खूबसूरत दोपहर। सर्दी बहुत तेज है। नाडिया ने मेरी बांह पकड़ रखी है। उसके घुंघराले बालों में बर्फ इस तरह जम गई है कि वे चांदनी की तरह झलकने लगी है। होठों के ऊपर भी बर्फ की एक लकीर सी दिखाई देने लगी है। हम एक पहाड़ी पर खड़े हुए हैं। हमारे पैरों के नीचे मैदान पर एक ढलान पसरी हुई है जिसमें सूरज की रोशनी ऐसे चमक रही है जैसे उसकी परछाई शीशे पे पड़ रही हो। हमारे पैरों के पास ही एक सलेज पड़ी हुई है जिसकी गद्दी पर लाल कपड़ा लगा हुआ है। चलो नाडिया, एक बार फिसले, मैंने नाडिया से कहा। सिर्फ एक बार, घबराओ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हम ठीक ठाक नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन नाडिया डर रही है। यहाँ से पहाड़ी की कगार से नीचे मैदान तक का रास्ता उसे बेहद लंबा लग रहा है। वे भय से पीली पड़ गई है। वे जब भी ऊपर से नीचे की ओर झांकती है, जब मैं उसे सलेज पर बैठने को कहता हूँ तो उसे जैसे उसका दम निकल जाता है। मैं सोचता हूँ लेकिन तब क्या होगा जब वो नीचे फिसलने का खतरा उठा लेगी। वे तो भय से मर ही जाएगी या पागल ही हो जाएगी। मेरी बात मान लो, मैंने उससे कहा। नहीं नहीं, डरो नहीं, तुम में हिम्मत की कमी है क्या? आखिरकार वो मान जाती है और मैं उसके चेहरे के भावों को पढ़ता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मौत का खतरा मोल लेकर ही उसने मेरी ये बात मानी है। वो भय से सफेद पड़ चुकी है, कांप रही है। मैं उसे सलेज पर बैठाकर उसके कंधों पर अपना हाथ रखकर उसके पीछे बैठ जाता हूँ। हम उस अथाह गहराई की ओर फिसलने लगते हैं। सलेज गोली की तरह बड़ी तेजी से नीचे जा रही है। बेहद ठंडी हवा हमारे चेहरों पर चोट कर रही है। हवा ऐसे चिंगाड़ रही है कि लगता है कि मानो कोई तेज सीटी बजा रहा हो। हवा जैसे गुस्से से हमारे बदनों को चीर रही है। वो हमारे सिर उतार लेना चाहती है। हवा इतनी तेज है कि सांस लेना भी मुश्किल है। लगता है मानो शैतान हमें अपने पंजों में जकड़कर गरजते हुए नरक की ओर खींच रहा है। आसपास की सारी चीजें जैसे तेजी से भागती हुई लकीर में बदल गई हैं। ऐसा महसूस होता है कि आने वाले पल में ही हम मर जाएंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ नाडिया, मैं धीमे से उसे कहता हूँ। सलेज की गति धीरे धीरे कम हो जाती है। हवा का गरजना, सलेज का गूंजना अब इतना भयानक नहीं लगता। हमारे दम में दम आता है। आखिरकार हम नीचे पहुंच जाते हैं। नाडिया अधमरी सी हो रही है। वो सफेद पड़ गई है। उसकी सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही हैं। मैं उसकी सलेज से उठने में मदद करता हूँ। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं कभी नहीं फिसलूंगी, हरगिज नहीं। आज तो मैं मरते मरते बची हूँ। मेरी ओर देखते हुए उसने कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ सा साया दिखाई दे रहा है, पर थोड़ी ही देर बाद वो सहज हो गई है। मेरी ओर सवालिया निगाहों से देखने लगी है। क्या उसने सचमुच वो शब्द सुने थे या उसे ऐसा बस महसूस हुआ था? सिर्फ हवा की गर्ज थी वो। मैं नाडिया के पास ही खड़ा हूँ। मैं सिगरेट पी रहा हूँ और अपने दस्ताने को ध्यान से देख रहा हूँ। नाडिया मेरा हाथ अपने हाथ में लेती है और हम देर तक पहाड़ी के आसपास घूमते रहते हैं। ये पहेली उसको परेशान कर रही है। वे शब्द जो उसने पहाड़ी से नीचे फिसलते हुए सुने थे, सच में कहे गए थे या नहीं? ये बात वास्तव में हुई है या नहीं? ये सच है या झूठ? अब ये सवाल उसके लिए स्वाभिमान का सवाल हो गया है, उसकी इज्जत का सवाल हो गया है। जैसे उसने जिंदगी और उसके जीवन की खुशी इस बात पर निर्भर करती है। नाडिया मुझे अपनी अधीरता भरी उदास नजरों से ताकती है, मानो मेरे अंदर की बात भांपना चाहती हो। मेरे सवालों का वो कोई असंगत सा उत्तर देती है। वो इस इंतजार में है कि मैं उससे फिर वही बात शुरू करूं। मैं उसके चेहरे को ध्यान से देखता हूँ। अरे, उसके प्यारे चेहरे पर ये कैसे भाव है। मैं देखता हूँ कि वो अपने आप से लड़ रही है। उसे मुझसे कुछ कहना है, वो कुछ पूछना चाहती है, लेकिन वो अपने ख्यालों को, अपनी भावनाओं को शब्दों के रूप में प्रकट नहीं कर सकती। वो झेप रही है। वो डर रही है कि उसकी अपनी ही खुशी उसे तंग कर रही है। सुनिए, मुझसे मुंह चुराते हुए वो कहती है। क्या? मैं पूछता हूँ। चलिए एक बार फिर फिसले। हम फिर से पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। मैं फिर से बहस से सफेद पड़ चुकी कांपती हुई नाडिया को सलेज पर बैठाता हूँ। फिर से हवा की गरज, सलेज की गूंज हमारे कानों को फाड़ती है। और फिर जब शोर सबसे अधिक था, मैं धीमी आवाज में फिर कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नाडिया।
नीचे पहुंचकर जब सलेज रुक जाती है तो नाडिया एक नजर पहले ऊपर की तरफ ढलान को देखती है जिससे हम अभी अभी नीचे फिसले हैं, फिर दूसरी नजर मेरे चेहरे पर डालती है। वो ध्यान से मेरी बेपरवाह और भावहीन आवाज को सुनती है। उसके चेहरे पर हैरानी है, न सिर्फ चेहरे पर बल्कि उसके सारे हाव भाव से हैरानी झलकती है। वो चकित है कि जैसे उसके चेहरे पर यह लिखा है। क्या बात है, वो शब्द किसने कहे थे? शायद इसी ने, या हो सकता है उससे, या हो सकता है मुझे बस ऐसा लगा हो। मुझे उस पर तरस आ रहा है। बेचारी लड़की, वो मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देती, नाक भौं चढ़ा लेती है। लगता है वो रोने ही वाली है। घर चलें, मुझे तो यहाँ फिसलने में खूब मजा आ रहा है। वो शर्म से लाल होकर ये कहती है और फिर मुझसे अनुरोध भी करती है, और क्यों ना हम एक बार फिर फिसले? तो उसे ये फिसलना अच्छा लगता है। पर सलेज पर बैठते हुए वो पहले की तरह ही भय से सफेद दिखाई दे रही है और कांप रही है। उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं अपने होठों को रुमाल से पोंछकर धीरे से खांसता हूँ, और जब फिर से नीचे फिसलते हुए आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं तो मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नाडिया। और ये पहेली पहेली ही रह जाती है। नाडिया चुप रहती है, वो कुछ सोचती है। मैं उसे उसके घर तक छोड़ने जाता हूँ। वो धीमे धीमे कदमों से चल रही है और इंतजार कर रही है कि शायद मैं उससे कुछ पूछूंगा, कुछ कहूंगा। मैं ये नोट करता हूँ कि उसका दिल कैसे तड़प रहा है, लेकिन वो चुप रहने की कोशिश कर रही है और अपने मन की बात को अपने दिल में ही रखे हुए है। शायद वो सोच रही है। दूसरे दिन मुझे उसका एक रुक्का मिलता है। आज जब आप पहाड़ी पर फिसलने के लिए जाएं तो मुझे अपने साथ ले लें। उस दिन से हम दोनों रोज फिसलने के लिए पहाड़ी पर जाते हैं और सलेज पर नीचे फिसलते हुए हर बार मैं धीमी आवाज में वही शब्द कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नाडिया। जल्दी ही नाडिया को इन शब्दों का नशा सा हो जाता है, वैसा ही नशा जैसा शराब का नशा होता है। वो भी इन शब्दों की खुमारी में रहने लगी है। हालांकि उसे पहाड़ी से नीचे फिसलने में पहले की तरह ही डर लगता है, लेकिन अब भय और खतरा मोहब्बत से भरे उन शब्दों में एक नया स्वाद पैदा करते हैं जो पहले की तरह उसके लिए एक पहेली बने हुए थे और उसके दिल को तड़पाते थे। उसका शक हम दो ही लोगों पर है, मुझ पर और हवा पर। हम दोनों में से कौन उसके सामने अपनी भावना का इजहार करता है उससे पता नहीं, पर अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शराब चाहे किसी भी बर्तन से क्यों ना पी जाए, नशा तो वो उतना ही देती है। अचानक एक दिन दोपहर के समय में अकेला ही उस पहाड़ी पर जा पहुंचा। भीड़ के पीछे से मैंने देखा कि नाडिया उस ढलान के पास खड़ी है। उसकी आंखें मुझे ही तलाश कर रही हैं। फिर वह धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगती है। अकेले फिसलने में हालांकि उसे डर लगता है, बहुत ज्यादा डर। वो बर्फ की तरह सफेद पड़ चुकी है। वो कांप रही है जैसे उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा हो, पर वो आगे ही आगे बढ़ती जा रही है बिना झिझके। शायद आखिर उसने फैसला कर ही लिया है कि इस बार वो अकेली नीचे फिसल कर देखेगी कि जब मैं अकेली होंगी तो क्या मुझे वो मीठे शब्द सुनाई देंगे या नहीं। मैं देखता हूँ कि वो बेहद घबराई हुई भय से मुंह खोलकर सलेज पर बैठ जाती है। वे अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और जैसे जीवन से विदा लेकर नीचे की ओर फिसल पड़ती है। सलेज के फिसलने की गूंज सुनाई पड़ रही है। नाडिया को वे शब्द सुनाई दिए या नहीं मुझे नहीं मालूम। बस मैं ये देखता हूँ कि वो बेहद थकी हुई और कमजोर सी सलेज से उठती है। मैं उसके चेहरे पर ये पढ़ सकता हूँ कि वो खुद नहीं जानती कि उसे कुछ सुनाई दिया था या नहीं। नीचे फिसलते हुए उसे इतना डर लगा कि उसके लिए कुछ भी सुनना समझना मुश्किल था। फिर कुछ ही समय बाद बसंत का मौसम आ गया। मार्च का महीना है। सूरज की किरणें पहले से अधिक गर्म हो गई हैं। हमारी बर्फ से ढकी वो सफेद पहाड़ी भी काली पड़ गई है। उसकी चमक खत्म हो गई है। धीरे धीरे सारी बर्फ पिघल जाती है। हमारा फिसलना बंद हो गया है। अब नाडिया उन शब्दों को नहीं सुन पाएगी। उससे वे शब्द कहने वाला भी कोई नहीं है। हवा खामोश हो गई है और मैं ये शहर छोड़कर कहीं और जाने वाला हूँ। हो सकता है कि मैं हमेशा के लिए वहीं रुक जाऊं। मेरे वहां से रवाना होने से शायद 2 दिन पहले की बात है। संध्या समय में बगीचे में बैठा था। जिस मकान में नाडिया रहती है ये बगीचा उससे जुड़ा हुआ था और नाडिया के मकान को उस बगीचे से अलग करती थी। अभी भी मौसम में काफी ठंड है। कहीं कहीं बर्फ पड़ी दिखाई देती है। हरियाली अभी नहीं है, लेकिन बसंत की सुगंध महसूस होने लगी है। शाम को पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी है। मैं बाड़ के पास जाता हूँ और एक दरार में से नाडिया के घर की तरफ देखता हूँ।
नाडिया बरामदे में खड़ी है, उदास नजरों से आसमान की ओर देख रही है। बसंती हवा उसके उदास फीके चेहरे को सहला रही है। ये हवा उसे उस हवा की याद दिलाती है जो तब पहाड़ी पर गरजा करती थी जब उसने वो शब्द सुने थे। उसका चेहरा और उदास हो जाता है, गाल पर आंसू ढलकने लगते हैं। बेचारी लड़की अपने हाथ इस तरह से आगे बढ़ाती है मानो उस हवा से ये प्रार्थना कर रही हो कि एक बार फिर से उसके लिए वो शब्द दोहराए। जब हवा का एक झोंका आता है तो मैं फिर धीमी आवाज में कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नाडिया। अचानक ना जाने नाडिया को क्या हुआ, वो चौंक कर मुस्कुराने लगती है, हवा की ओर हाथ बढ़ाती है। वो बेहद खुश है, बेहद सुखी, बेहद सुंदर। और मैं अपना सामान बांधने के लिए घर लौट आता हूँ। ये बहुत पहले की बात है, जब नाडिया की शादी हो चुकी है। उसने खुद शादी का फैसला किया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पति एक बड़ा अफसर है और उसके 3 बच्चे हैं। वो उस समय को आज भी नहीं भूल पाई है। हम जब फिसलने के लिए पहाड़ी पर जाया करते थे, हवा के वो शब्द उसे आज भी याद हैं। ये उसके जीवन की सबसे सुखद और खूबसूरत याद है। और अब मैं जब आगे बढ़ चुका हूं तो मैं भी ये समझ नहीं पाता कि मैंने उससे ये शब्द क्यों कहे थे, किस लिए मैंने उसके साथ ऐसा मजाक किया था, मुझे भी नहीं पता।